नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात अभियान के दौरान केशकाल विधानसभा के ग्राम टाटामारी में आयोजित समारोह में 146 करोड़ 62 लाख रुपए के 171 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 40 करोड़ 94 लाख रुपए के 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और 105 करोड़ 67 लाख रुपए के 128 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। कोंडागांव जिले के टाटामारी में पर्यटकों की सुविधा एवं उन्हें कोंडागांव के पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से बनाए गए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय बिहान समूह की महिलाओं द्वारा शुभारंभ कराया। 1 और 2 जून को रायपुर में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ नौ संकल्प शिविर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने इसे लेकर कहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर में हुए निर्णय को राज्यों में कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी उल्का शामिल होंगे। 1 और 2 तारीख को छत्तीसगढ़ में कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें उदयपुर संकल्प शिविर जो में प्रस्ताव पास किया गया है उसको छत्तीसगढ़ में कैसे क्रियान्वित करना है उसके बारे में वृहद चर्चा होगी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में एनएसयूआई विरोध करने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर प्रदेश एनएसयूआई ने इसका विरोध कल दर्ज कराने का फैसला लिया है। दरअसल कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया और आमंत्रण पत्र में उनका नाम भी नहीं डाला गया है। इसे लेकर लगातार एनएसयूआई विरोध दर्ज कराती आ रही है। अब इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। नियम के अनुसार तो उस विश्वविद्यालय में बच्चों की भी छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव होने जा रहा है। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली दौरे पर गए थे। वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी उन्होंने की है। आज सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौटे। इस दौरान हमारे सहयोगी खोमन साहू ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से खास बातचीत की। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीसीसी मोहन मरकाम है। सर, आज आप दिल्ली से लौटे हैं, किन नामों पर चर्चा हुई है? देखिए, छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई है और छत्तीसगढ़ से बहुत से दावेदार हैं। उन नामों को लेकर मैं हाईकमान, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई है और हम छत्तीसगढ़ की बात उनके सामने रख दिए हैं और निर्णय लेने का अधिकार हाईकमान को है, आदरणीय सोनिया गांधी जी को है। हाईकमान जो भी निर्णय लेता है छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजनों को वो स्वीकार्य है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनको मौका मिलेगा? देखिए, तो निर्णय लेने का हाईकमान लेगी। हमने तो अपनी बात हाईकमान के पास रख दी है। सर, निर्णय कब तक आ जाएगा ऐसी कुछ? देखिए, आज या फिर कल तक निर्णय आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कल विधायक दल की बैठक है और राज्यसभा नामांकन को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही है करके। देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस में हो, है जो भी निर्णय होता है हाईकमान करता है। हाईकमान का निर्णय चाहे बीजेपी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से कोई यहाँ से राज्यसभा सदस्य नहीं जा रहा है। तो ये थे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के हित में ही लिया जाएगा और कुछ दिनों बाद ही जो है राज्यसभा की जो 2 सीटों का चुनाव होने वाला है उसके नाम का भी ऐलान हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका।
रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कोरबा में डिज्नीलैंड मेले में एक बड़ा हादसा टला है। 15 से 20 मिनट तक हवा में लोग उल्टे ही लटके रहे। कोरबा के बुधवारी बाजार स्थित सर्कस मैदान में चल रहे डिज्नीलैंड मेले में विगत कई दिनों से भारी भीड़ चल रही है। मेले में विभिन्न प्रकार के झूले आए हुए हैं, जिनमें एक झूले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ तकनीकी कमियों की वजह से झूला ऊपर ही फंस कर ठहर गया और उसमें बैठे लोग उल्टे लटक गए। फिर क्या था, उसमें बैठे लोग भयभीत होकर चीख पुकार करने लगे, जिसके बाद 15 से 20 मिनट तक लोग उल्टे ही लटके रहे। मेला प्रबंधन द्वारा रस्सियों के सहारे से काफी मशक्कत के बाद झूले को सीधा किया गया। उसके बाद उसमें बैठे लोगों ने झूले से सुरक्षित उतरकर राहत की सांस ली। इसके साथ ही बता देते हैं कि मेले में जिस हिसाब से भीड़ उमड़ रही है, उससे इस तरह के खतरे की आशंका पहले ही जताई जा रही थी। क्या घटना घटी थी झूले में? अभी झूला 1 राउंड में ही ऊपर अटक गया था। उसका कारण इन लोग ये बता रहे हैं कि बोल्ट टूट के उसके गियर में फंस गया था और उसको खोलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक तो पाने को खोजने के लिए इन लोग 4 जगह घूम रहे थे, एक पाना तक नहीं रख पा रहे थे। ये क्या व्यवस्था है? कितना मिनट ऊपर कम से कम 20 मिनट अपन ऊपर में थे। अभी 20 मिनट थे अभी ऊपर में। कैसा माना जाए कि किस तरह की व्यवस्था है जिले के अंदर? इतनी व्यवस्था खराब है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई मर जाए, उसका क्या होगा? अभी कुछ भी हो सकता था। कोई कमजोर दिल वाला होता तो चले जाता। राजनांदगांव में कायस्थ समाज के द्वारा शहर के जमात पारा स्थित चित्रगुप्त मंदिर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज करवाए। स्वास्थ्य शिविर के दौरान बड़ी संख्या में डायबिटीज के मरीज ज्यादा मात्रा में दिखे, जिनका इलाज और दवाइयां दी गई। इस शिविर में डेंटल साइकोलॉजिस्ट, आहार विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट विशेषज्ञ, ईसीजी टेस्ट, ब्लड टेस्ट निशुल्क किया जा रहा है। साथ ही दंत रोग डॉक्टरों के द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज भी किया जा रहा है। बता दें कि इस शिविर में कायस्थ समाज के अलावा अन्य लोग बड़ी संख्या में इलाज करवाने पहुंचे थे। राजनांदगांव के चित्रगुप्त मंदिर परिसर में जमातपारा राजनांदगांव में प्रथम स्वास्थ्य परीक्षण शिविर निशुल्क समाज के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इसमें हृदय रोग का ईसीजी टेक, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर और नेत्र परीक्षण, निशुल्क दवा वितरण और आहार विशेषज्ञ और मानसिक विकलांगता से विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही दंत रोग का निशुल्क उपचार हो रहा है। इसमें सभी प्रकार के समाज के सदस्य आकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अब तक कितने मरीज आ चुके हैं? अभी तक हम लोग सवेरे 10 बजे से 35 मरीजों का परीक्षण किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दंत रोग और नेत्र रोग के मरीज हैं। इसमें खास बात यह है कि हम लोग निःशुल्क सभी समाज के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, उनको जागरूकता का अभियान ला रहे हैं। दंत रोग के विशेषज्ञों के द्वारा कैंसर से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। और आँख की जो कॉमन बीमारी है, हम सभी जानते हैं मोतियाबिंद, उससे भी इलाज के बारे में यहाँ पे सही जानकारी दी जा रही है। अभी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर हमारे समाज के ही हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और फ्री सेवा दे रहे हैं। हमारा जो डॉक्टर है वो स्पेशल है और कुछ मशीनें हमारे पास आई है, जिससे हमको भविष्य में होने वाली बीमारी के बारे में भी जानकारी मिल सकता है। कैसी मशीन? ये एक वाइब्रेट मशीन है और एक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव फिजियोथेरापी वाले वो जांच कर रहे हैं। एक मशीन आई है जिसमें अभी हमको क्या है बीमारी, आने वाले समय में क्या है बीमारी और उसमें क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और क्या डाइट ले सकते हैं। डाइटिशियन भी आई हुई हैं, उसके द्वारा सलाह दिया जा रहा है। क्योंकि आजकल हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी चीज़ खा लेते हैं, भूख लगती है तो आजकल वो बहुत ख़तरनाक होते जा रहा है, जिससे
हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो हमारा समाज जो है एक सेवा भाव से अभी सामाजिक तौर पे इसका प्रचार प्रसार किया गया। ये फर्स्ट टाइम था करके, आने वाला समय में समाज के अलावा अन्य जो भी जांच यहाँ करवाना चाहेंगे निःशुल्क कराने का एक प्रयास करेंगे। और हमारे चित्रांश डॉक्टर ये सभी श्रीवास्तव हैं, इन लोग फ्री सेवा देंगे। सब लोग दुर्ग से आए हुए। राजनांदगांव में जन जागरूकता गतिविधि एक पहल एक कोशिश और यामिनी किरण कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण जागरूकता को लेकर नगर निगम के टाउन हॉल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में पर्यावरण जागरूकता को लेकर बच्चों ने चित्र बनाई है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख सहित संस्था में लोग और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। पर्यावरण जागरूकता गतिविधि एक पहल एक कोशिश और यामिनी क्रीड़ा एवं कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण जागरूकता के उपलक्ष्य में ये चित्रकला प्रतियोगिता की गई है, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया है। ये क्लास 1 से लेकर ओपन वर्ग तक शामिल है। इस पे क्या इसमें थीम दिया गया? इसमें थीम दिया है पर्यावरण जागरूकता के ऊपर, जिसमें बच्चे अपने विवेक पर पर्यावरण के आधारित जो भी चित्रकला बनाना चाहे वो बना सकते हैं। नाम बताइए। आशीष यादव। के चलते हुए कहीं न कहीं ग्रीष्मकाल में बच्चे अपनी प्रतिभा को उभार नहीं पा रहे थे। ऐसे समय में यामिनी क्रीड़ा केंद्र द्वारा ये प्रतियोगिता रखी गई है। एक अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों में और बच्चों की जो प्रतिभा है वो भी निखर के आएगी। अच्छा लग रहा है। ये कंपटीशन 2 साल बाद हो रहा है। अभी कोरोना के टाइम पे 2 साल से कंपटीशन नहीं हो रहा था और अभी हो रहा है। बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे ड्राइंग के लिए और अपने नेचर के लिए भी इंस्पायर हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा है ये और काफ़ी संख्या में भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे लोगों की प्रतिभा को भी निखार मिलता है। चित्रा महिलांगे। सरगुजा पुलिस द्वारा फिट कॉ फिट सिटी के तहत 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के गांधी स्टेडियम से शुरू हुई इस फिट कॉ फिट सिटी की दौड़ में सरगुजा रेंज के आईजी अजय यादव, सरगुजा एसपी भावना गुप्ता से काफी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के नागरिक भी शामिल हुए। सरगुजा पुलिस द्वारा विभाग के कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही बता दें कि इस दौड़ में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकारों सहित शहर के लोग और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज फिट कॉ फिट सिटी का ये आगाज़ किया गया है, जिसमें 5 किलोमीटर रन से इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल हो जाता है, जिस तरह के वर्किंग आवर्स हैं, जो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड स्ट्रेस है, उसको एड्रेस किया जा सके। इसमें हमने एक एक्सपर्ट पीटीआईज़ की टीम चयनित की है और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनका एक मेडिकल स्क्रीनिंग किया गया है। इसके बाद में रेगुलर वे में उनकी क्लासेस हेल्ड होंगी और उन्हें मेंटल और फिजिकल फिटनेस के विषय पे बताया जाएगा, उन्हें और फिट किया जाएगा। मेन जैसे जो पुलिस के जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उसको आप जान ही रहे हैं, उसमें फिटनेस की ज़रूरत है। और न सिर्फ पुलिस, आज के डेट में आम जन को, पूरे समाज में फिटनेस की जो धारणा है फैली है और फिट रहने की धारणा पे लोगों ने विभिन्न प्रकार से काम करना शुरू किया है। उसी को देखते हुए फिट कॉ फिट सिटी का कार्यक्रम आज सरगुजा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें ये है कि महीने भर जो पुलिस के लोग हैं जिनको फिटनेस पे ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है या जिनकी अपनी स्वेच्छा से जो आना चाहते हैं, दोनों कैटेगरी को चूज़ करके जो पुलिस ने कुछ एक्सपर्ट्स रखे हैं, ट्रेनर्स की टीम रखी है, उनको लेकर के फिटनेस के बारे में जागरूक करेंगे, उनके फिटनेस को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। राजनांदगांव में बीते दिनों शहर के रायपुर नाका चौक नेशनल हाईवे में स्कूटी सवार यश चौथवानी को बोलेरो चला रहे पीडब्ल्यूडी एसटीओ पीएस दीवान ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इस सड़क दुर्घटना में स्कूटी चालक यश चौथवानी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी के एसटीओ पीएस दीवान को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पीडब्ल्यूडी के एसटीओ पीएस दीवान के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की मांग और चिखली थाना प्रभारी शक्ति सिंह के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर सिंधी समाज और मृतक के परिजनों ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली और इस मामले में दोषी अफसर और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो उस वक्त में ये डिजायर आई। हमारा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा
कड़ाई से प्रशासन उस कार्रवाई करे। जो 304 ए की धारा लगी है उसको हटाकर 304 की धारा लगाकर तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाए एवं उस प्रशासकीय व्यक्ति को अपने पद से हटाया जाए। शक्ति सिंह जो छकली थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए और उन पे कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जो षड्यंत्र और ये हत्या ही है। पहले उसे मारा गया ठोकर, उसके बाद उसे तड़पाया गया और उसके बाद सारा कुछ अपने स्वार्थ के लिए एक स्वांग रच के अपने किसी व्यक्ति विशेष या परिचित को बचाने के लिए, उस अधिकारी को बचाने के लिए ये भी उसमें सहभागी बने हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि मानवता के आधार पे उन पे भी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरीके की घटना करने से पहले कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये दम्भ ना रखे कि वो प्रशासनिक अधिकारी है, इसका मतलब वो कानून को जेब में रख के घूमता है। राजधानी रायपुर में इन दिनों लूट के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। शहर के अलग अलग थानों में एक के बाद एक लूट के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिनों फिर एक बार शहर के माना थाना इलाके में एक युवक से मारपीट कर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले तो फोन पर बात करने की बात कही और यह कहकर मोबाइल फोन की मांग की, और जब प्रार्थी सुभाष द्वारा इसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दे ही दिया। मामले में जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद इसी बीच वारदात में शामिल दोनों आरोपियों ऋतिक केसरवानी और आदित्य कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 19 मार्च 2022 को माना थाना क्षेत्र अंतर्गत जो डुमट ट्राई एरिया है वहां पर जो प्रार्थी सुभाष भाई अपने दोपहिया वाहन में घर जा रहा था। इसी दौरान दो आरोपियों के द्वारा उससे मोबाइल में बात करने करके मांगने के दौरान उनके द्वारा मोबाइल देने से इनकार करने पर चाकू से उस पर वार कर दिया गया था, जिस पर और मोबाइल छीन लिया गया था, जिस पर थाना माना में लूट का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना लिया गया था और अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। अभी इस प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए जो साइबर और क्राइम ब्रांच की यूनिट है और उनके प्रभारी द्वारा लगातार इसमें विशेष टीम बनाया गया था और इसके द्वारा लगातार पता करते हुए प्रकरण में जो आरोपी ऋतिक केसरवानी और आदित्य कुर्रे है इनके द्वारा अपराध करना पाया गया और इसके कब्जे से जो प्रार्थी का लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है और दोनों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष पेश करके। अंबिकापुर में बाल काटने के विवाद पर 20 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक दीपक टोपो घूम घूम कर लोगों के बाल काटता था। बाल नहीं काटने पर इमलियानुस उर्फ बतरू के द्वारा हत्या की गई। बता दें कि चाकू से हमला कर हत्या की गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। रायपुर के गोबरा नवापारा स्थित कुर्रा गांव के पास कल देर रात बाइक सवार किसान से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का खुलासा करते हुए रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया है कि बसना अमापाली गांव के रहने वाले किसान नवीन साहू देर रात करीब 10 बजे धमतरी के बिलौदी से वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान कुर्रा गाँव के पास 4 आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट कर मोबाइल फोन सहित 90,000 रुपए लूट लिए। मामले में शिकायत होते ही गोबरा नवापारा पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी और सुबह होते तक चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम घनश्याम साहू, हीरू नागरची, पुण्यवीर साहू और खिलेश्वर धृत लहरे बताया जा रहा है। ये सभी आरोपी कुर्रा गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ कर रहे हैं और जिले के जो थानों में भी कि इनके खिलाफ कोई प्रकरण तो नहीं है करके अभी आने वाले समय में डाटा जो है हो सकता है और क्लियर हो जाए। नहीं, इनका कोई संबंध नहीं है और रैंडमली तरीका से वो जा रहा था तो उसको रोक करके वो पूछताछ किए। पहले इनका कोई संबंध नहीं है।
जिस पिता का हाथ पकड़कर चलना सीखा, लाड प्यार से पाला बड़ा किया, लड़कों की तरह तालीम दिलवाई, उस पिता का कर्ज उतारने के लिए लाडली बेटियों ने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए पिता की अर्थी को न केवल कंधा दिया बल्कि शमशान घाट ले जाकर मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार भी किया। गमगीन माहौल के बीच पुरुष प्रधान समाज के सामने बेटियों ने एक उदाहरण पेश कर बता दिया कि लड़के लड़की समान होते हैं। इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक सके। ये इच्छा पापा की भी थी और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया इसके लिए और बस ये था, इच्छा हमारी भी यही थी और फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया, सब बड़े पापा ने और सब ने। नहीं, पापा हमेशा यही बोलते थे, बेटे नहीं और क्या, ये हमारे बेटे से कम नहीं है, हम लोग बेटे के जैसे ही रहते थे। और पापा हमेशा यही बोलते थे, नहीं मेरे 3 बेटे यही है, पापा हमेशा यही बोलते थे। तो फिर क्या निर्णय घर वाले लोग किस तरह क्या बोले घर वाले? नहीं, ऐसा घर वाले ने पहले भी अच्छा सपोर्ट किया और अभी भी अच्छा ही सपोर्ट है सबका, और ये इस टॉपिक में भी अच्छा सपोर्ट था फैमिली का। समाज के जो और जो बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज बेटियों की यही सलाह है, आप अपन भी क्यों ऐसा समझे कि अपन बेटे से कम है, अपन भी एकदम बराबर है, बेटों से जैसे ही है, हम भी बेटों से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का अलग ही महत्व रहता है क्योंकि यहाँ ज्यादातर निवासी आदिवासी हैं। ऐसे में वाद्य यंत्र उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज वनांचल के कई पारंपरिक वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ में विलुप्त होने की कगार में है। ऐसे में बालोद जिले के रहने वाले एक युवक संजू सेन पारंपरिक वाद्य यंत्र को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। संजू सेन ने बस्तर, सरगुजा, सुकमा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ जैसी जगह पर रहकर विलुप्त होते वाद्य यंत्रों को इकट्ठा किया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ढोल, नगाड़ा या अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर थिरकते छत्तीसगढ़ के वनवासियों की तस्वीर सुकून देने वाली है। लेकिन आप यह जानकर हैरान होंगे कि वनांचल के कई पारंपरिक वाद्य यंत्र विलुप्त होने की कगार में हैं। हालांकि प्रदेश के कुछ संगीत प्रेमी इसे सहेजने के लिए भी काम कर रहे हैं। संग्राहक संजू सेन ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि मेरी 3 पीढ़ी संगीत से जुड़ी है। दादा और पिता तबला वादक थे, मैं बांसुरी बजाता हूँ। इस आधुनिकता के युग में धीरे धीरे लोक वाद्य यंत्र विलुप्त होते जा रहे हैं। विश्व भर से लोग आज छत्तीसगढ़ घूमने आते हैं। यहाँ की लोक संस्कृति, लोक नृत्य और यहाँ की परंपरा को आज पूरे विश्व में पसंद किया जा रहा है। कोरोना काल संजू सेन के लिए वरदान साबित हुआ है। संजू बताते हैं कि कोविड के दौरान मैंने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर वाद्य यंत्रों को इकट्ठा करना शुरू किया। कोविड के 2 सालों में मैंने 130 से अधिक वाद्य यंत्रों को इकट्ठा किया है। जिन वाद्य यंत्रों को मैंने इकट्ठा किया है उसमें से लगभग सभी वाद्य यंत्र मैंने खुद बजाए हैं। वाद्य यंत्रों के माध्यम से शेर की दहाड़ से लेकर कोयल, मोर, तोता, उल्लू सहित 10 तरह की पक्षियों की आवाज भी संजू निकालते हैं। विलुप्त होती वाद्य यंत्रों को सहेजने का काम बालोद जिले के रहने वाले एक युवक ने किया है। ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती जो वाद्य यंत्र है उसको सहेज कर बालोद जिले के रहने वाले एक युवक ने बहुत अच्छे से सहेज कर रखा है। तमाम टमरिया है, ये सुरही बाजा है, बांसुरी है, तुरही है, तमाम जो वाद्य यंत्र है उनको सहेजने का काम किया है। सीधा उन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। संजू जी, किस तरीके का मन में ख्याल आया, क्या सोचा था आपने? मेरा यही उद्देश्य है कि मैं पहले बांसुरी बजाता था, अभी भी बजाता हूँ,
और शुरू से रुझान था कि बांसुरी बजाने का। और कोरोना महामारी आया तो मैं सोचा कि चलो छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के लोक वाद्य ला सहेजे काम करवो, आने वाला पीढ़ी ला बताना जरूरी है कि बहुत से वाद्य है जो विलुप्त तादाद में, बहुत से वाद्य है जो ख़त्म हो गए हैं। जैसे कि बहुत से देखे हो कि नए नए भी चीज़ देखे मिली, सब बहुत पुराना वाला चीज़ भी मिले हैं। जैसे कि अभी पक्षी मन के भी आवाज़ है, जैसे कि ऐसे करके छत्तीसगढ़ के बहुत से चिड़िया की आवाज़ सुने मिली से। जैसे कि तिले चल थाना, ये छत्तीसगढ़ के टमरिया, चांग है, डमऊ है, अलगोजवा है। अच्छा, और क्या क्या वाद्य है? क्या बहुत से वाद्य है, जैसे धुरवा जनजाति के पैर में पहनने वाला, ये है शिकारी बाजा। चुटका, ये सब अब विलुप्त के तादाद में है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक के ज़माना आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक के ज़माना आ गया तो ये तो पूरा विलुप्त हो रहा है। ये जैसे कि झांझ है, ये भी अब नदाए ला जाते। घांगरा अब तो देखे ला नहीं मिले, घांगरा नहीं तो बैला के गले में बांध के मड़ई में लम जाए में अक्सर ये देखे मिला। ये है खंजेरी। जब ढोल की उसकानी हो रही तो अपन पूर्वज मन है मनोरंजन के लिए गोइहा के खाल और ये लकड़ी से बनाए गए हैं। ये टिमकी है बस्तर अंचल के। अपन टेपरा है, गाय के गले में बांधे जाए। खड़पड़ा है, ये सब चीज़ विलुप्त के तादाद में अब देखे ला नहीं मिले। और इनमें बहुत से 50, 60, 70 बाजा ला खुद अपन हाथ से मैं बनाए हूँ और आने वाला पीढ़ी ला जानवाना चाहता हूँ कि ये ला सहेज के रखे और देखे और जाने कर बारे में। कितना दिन हो गया आपको ये काम करते हुए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे युवा हैं लेकिन अपने संस्कृति को सहेजने की ओर जो है अग्रसर नहीं होते। क्या कहेंगे और कितने दिन हो रहा है आपको? ये ला काम करे ज़्यादा दिन नहीं होते, 2.5 साल होते। कोरोना महामारी में ये ला काम करें, खाली पीली घर में बैठे बैठे का करना है करके। तो मैं सोचा कि ये लोकवाद्य के ऊपर अपन रुझान पड़ी से हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकवाद्य के पीछे। इसके पहले आपके परिवार के भी लोग इसमें काम? हाँ, एक पहले अपन दादाजी तबला बजाते रही से, पापा जी भी तबला बजाते। अब मैं बांसुरी से रुझान हुई, फिर अपन छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य के पीछे काम चालू करें। तो देख सकते हैं संजू सेन है जो विलुप्त हो रही जो वाद्य यंत्र है उसको सहेजने का काम कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जानना चाहिए कि उनकी संस्कृति में किस तरीके की रीति रिवाजें हैं। बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से संजू ने इन सारे चीज़ों को सहेज कर रखा है और बहुत ही अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।